से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम, से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम। हेलो बच्चों, आज की इस नए वीडियो के अंदर हम गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के बारे में पढ़ेंगे। यानी अपवर्तन की घटना पढ़ ली हमने, अब पढ़ेंगे गोलीय अपवर्तक पृष्ठ। यानी कि अपवर्तन की घटना के बाद जो लेंस आते हैं, लेंसों के अंदर भी क्या होती है, अपवर्तन की घटना होती है। क्योंकि लेंस होते हैं वो पारदर्शी माध्यम होता है, और पारदर्शी माध्यम के अंदर जब प्रकाश किरण उसके ऊपर गिरती है तो वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाती है। तो इसीलिए हम आज गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के बारे में पढ़ते हैं। तो आपके पास में हेडिंग है गोलीय अपवर्तक पृष्ठ। समझाऊं मैं ये क्या होता है गोलीय अपवर्तक पृष्ठ। गोलीय अपवर्तक पृष्ठ का मतलब क्या हो गया कि एक लेंस की तरह ही है। जैसे कि आपके पास में एक पारदर्शी खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग, जैसे मैंने यहां से काट दिया, यह भाग काट दिया, तो एक पारदर्शी खोखले गोले का कटा हुआ भाग, जैसे कि एक भाग तो ये बन गया आपके पास में, ठीक है, और दूसरा भाग इसके साथ में, एक भाग तो ये हो गया और दूसरा भाग क्या हो जाएगा आपके पास में, एक तो ये और दूसरा ये हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, ये हो गया, यानी दूसरा भाग ये हो गया, ठीक है। एक तो इससे अपवर्तक पृष्ठ बन गया और एक ये अपवर्तक पृष्ठ बन गया। ये दो अपवर्तक पृष्ठ बन गए। ये आकृति आपके पास में उत्तल आकृति होती है, उत्तल लेंस जैसी आकृति होती है, और ये आकृति होती है आपके पास में अवतल लेंस जैसी आकृति होती है। तो इसके अंदर आपके पास में गोलीय अपवर्तक पृष्ठ की सबसे पहले डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एक पारदर्शी, ये पारदर्शी आर पार दिखाई दे रहा है इसके अंदर, एक पारदर्शी खोखले गोले का, ये खोखला गोला होता है, बीच में से खोखला होता है, ठोस नहीं होता है, तो एक पारदर्शी खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग जो अपवर्तक की तरह कार्य करता है। अपवर्तक की तरह कार्य करने मतलब अपवर्तन की घटना उत्पन्न करता है। किसकी तरह कार्य करता है, अपवर्तक या अपवर्तन की घटना को निरूपित करता है। वो क्या कहलाता है, गोलीय अपवर्तक पृष्ठ कहलाता है। डेफिनेशन वापस सुन लो इसकी, कि एक पारदर्शी खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग जो अपवर्तक पृष्ठ की तरह कार्य करता है या अपवर्तक पृष्ठ की घटना उत्पन्न करता है, गोलीय अपवर्तक पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गई। अब ये गोलीय अपवर्तक पृष्ठ होता है आपके पास में, ये गोलीय अपवर्तक पृष्ठ दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है उत्तल अपवर्तक पृष्ठ, और सेकंड होता है आपके पास में अवतल अपवर्तक पृष्ठ। गोलीय अपवर्तक पृष्ठ कितने प्रकार का, दो प्रकार का, उत्तल अपवर्तक पृष्ठ और अवतल अपवर्तक पृष्ठ। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन मैं बताता हूं आपको। उत्तल अपवर्तक पृष्ठ की, एक ऐसा गोलीय अपवर्तक पृष्ठ जिसका उत्तल भाग, एक ऐसा गोलीय अपवर्तक पृष्ठ जिसका उत्तल भाग सघन, उत्तल भाग विरल माध्यम में हो, उत्तल भाग क्या हो, विरल माध्यम में, और शेष भाग क्या हो, सघन माध्यम में हो, उत्तल अपवर्तक पृष्ठ कहता है। जैसे डायग्राम के अनुसार बताऊं मैं आपको कि ये उत्तल भाग हो गया, ये दो हो गए, दो माध्यम हो गए, एक माध्यम ये, दूसरा माध्यम ये माध्यम आपके पास में मान लिया मैंने विरल माध्यम, ये माध्यम क्या मान लिया मैंने, विरल माध्यम, और ये माध्यम क्या मान लिया मैंने इस तरीके से
सघन माध्यम मान लिया, इसका अपवर्तनांक μ2 और इसका अपवर्तनांक क्या मान लिया मैंने, μ1 मान लिया। ठीक है, ये हो गया। तो उत्तल अपवर्तक पृष्ठ की डेफिनेशन क्या आ जाएगी, ऐसा गोलीय अपवर्तक पृष्ठ जिसका उत्तल भाग दिखाई दे रहा है आपको, ये उत्तल भाग है, जिसका उत्तल भाग, ये भाग आपके पास में उत्तल, जिसका उत्तल पृष्ठ, ये उत्तल पृष्ठ है, जिसका उत्तल पृष्ठ कहां पे हो, विरल माध्यम की ओर हो। किसकी ओर हो, विरल माध्यम की ओर हो। वो क्या कहलाता है, उत्तल अपवर्तक पृष्ठ कहलाता है। फिर समझ में आ गई, एक ऐसा गोलीय अपवर्तक पृष्ठ जिसका उत्तल पृष्ठ विरल माध्यम में हो, उत्तल अपवर्तक पृष्ठ कहलाता है। और इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा कि एक ऐसा गोलीय अपवर्तक पृष्ठ जिसका अवतल भाग विरल माध्यम में, उसे क्या कहते हैं, अवतल अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। जैसे ये यहां पे उत्तल भाग था, बाहर निकला हुआ भाग है, ये अंदर धसा हुआ भाग है, ये अवतल भाग है। तो ये आपके पास में कहां पे है, सघन माध्यम में, ये सघन माध्यम, इसका अपवर्तनांक μ2, ये विरल माध्यम, इसका अपवर्तनांक μ1 है। ठीक है, ये आपके पास में अवतल पृष्ठ है, ये क्या आपके पास में अवतल पृष्ठ है। तो इसकी थ्योरी क्या हो जाएगी, अवतल अपवर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं, ऐसा गोलीय अपवर्तक पृष्ठ जिसका अवतल भाग विरल माध्यम में हो, अवतल पृष्ठ विरल माध्यम में हो, अवतल अपवर्तक पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, ये चीज हो गई आपके पास में। अब अवतल पृष्ठ हो, उत्तल अपवर्तक पृष्ठ हो या अवतल अपवर्तक पृष्ठ हो, ये जो इसका पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट होता है, ये पॉइंट, इसे P द्वारा व्यक्त करते हैं और इसे कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। क्या कहते हैं इसे, प्रकाशिक केंद्र, इसे प्रकाशिक केंद्र बोला जाता है। ठीक है, ये इसकी, जिसे x डैश अक्ष कहते हैं, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। इसे क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। ये मुख्य अक्ष हो गई, यहां पे P बिंदु, ये जो यहां पे C बिंदु, ये क्या होता है, C बिंदु। कैसे कि गोलीय अपवर्तक पृष्ठ होता है, ये गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है, जैसे ये भाग लिया तो इसका केंद्र गोलीय अपवर्तक पृष्ठ का एक पारदर्शी खोखले गोले का कटा हुआ, एक पारदर्शी खोखले गोले का केंद्र, ये पारदर्शी है, पारदर्शी खोखले गोले का ये केंद्र है C, ये क्या कहलाता है, उत्तल अपवर्तक पृष्ठ का वक्रता केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्तल अपवर्तक पृष्ठ का वक्रता केंद्र। तो ये C आपके पास में क्या है, वक्रता केंद्र है, ये C आपके पास में वक्रता केंद्र। और ये PC क्या हो जाएगी, PC हो जाएगी आपके पास में वक्रता त्रिज्या। ये हो गया आपके पास में वक्रता त्रिज्या। तो ये आपके पास में गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है। गोलीय अपवर्तक पृष्ठ दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल अपवर्तक पृष्ठ और दूसरा क्या होता है, अवतल अपवर्तक पृष्ठ। दोनों की डेफिनेशन समझ में आ गई। अब उत्तल अपवर्तक पृष्ठ और अवतल अपवर्तक पृष्ठ, इन दोनों अपवर्तक पृष्ठों के लिए हम क्या करेंगे, अपवर्तन की घटना करेंगे। यानी अपवर्तन किस तरीके से होता है, अपवर्तन की घटना इनके अंदर किस प्रकार होती है। ठीक है, तो आपके पास में फर्स्ट पॉइंट है उत्तल अपवर्तक पृष्ठ द्वारा अपवर्तन। फर्स्ट हेडिंग आपके पास में उत्तल अपवर्तक पृष्ठ द्वारा अपवर्तन, पहले इसके द्वारा हल करेंगे, फिर दूसरा आपके पास में अवतल अपवर्तक पृष्ठ द्वारा अपवर्तन, फिर इसके द्वारा हल करेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे उत्तल अपवर्तक पृष्ठ। उत्तल अपवर्तक पृष्ठ क्या होता है कि एक ऐसा गोलीय अपवर्तक पृष्ठ जिसका उत्तल भाग विरल माध्यम में हो। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे कि एक उत्तल भाग APB, ये एक उत्तल भाग ले लिया,
एक उत्तल अपवर्तक पृष्ठ का ए, ये पी और ये बी, ये आपके पास में सघन माध्यम हो जाएगा। ये इसकी मुख्य अक्ष, ये इसकी मुख्य अक्ष होगी, एक्स और एक्स डैश। मुख्य अक्ष ये पी बिंदु, ये यहां पे सघन माध्यम जिसका अपवर्तनांक μ2 है, और ये यहां पे विरल माध्यम जिसका अपवर्तनांक μ1। तो आपके पास में क्या जाएगा, एक उत्तल अपवर्तक पृष्ठ APB जिसका वक्रता केंद्र C, मुख्य अक्ष x x डैश है। इस मुख्य अक्ष x x डैश पर विरल माध्यम में एक बिंदु O पर, यह बिंदु O है, O के ऊपर एक बिंब रखा हुआ है, एक वस्तु रखी हुई है। तो O से आने वाली एक प्रकाश किरण, ये बिंब है, इस बिंब से आने वाली, O से आने वाली प्रकाश किरण, ये आपके पास में कोई प्रकाश किरण है, O से आने वाली एक प्रकाश किरण, ये उत्तल अपवर्तक पृष्ठ के बिंदु M पर आपतित होती है। इस बिंदु M पे क्या हो रही है, ये आपतित हो रही है। ये बिंदु क्या है, M, इस बिंदु M पर आपतित होती है। अब देखो आपके पास में हमने अपवर्तन की घटना पढ़ी थी, ये विरल माध्यम और ये क्या है, सघन माध्यम है। तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से दो माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ पर गिरकर दूसरे माध्यम में जाती है, तो अपने प्रारंभिक पथ से क्या होती है, विचलित हो जाती है। तो यह प्रकाश किरण विरल माध्यम से किस में जा रही है, सघन माध्यम में जा रही है। तो सघन माध्यम जाएगी तो यहां पे क्या बन जाएगा, इसका अभिलंब, क्योंकि वक्रता केंद्र से एकदम सीधा क्या बनता है, अभिलंब बनता है। तो ये क्या आपके पास में अभिलंब है। इस अभिलंब को मैंने बिंदु दे दिया M। अब देखो ये आपतित किरण, ये अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य कोण क्या बनेगा, आपतन कोण I। अब यहां पे ये विरल माध्यम में कोई प्रकाश किरण है और ये सघन माध्यम में प्रवेश करेगी, तो क्या आ जाएगी, इसकी डायरेक्शन तो ये है, लेकिन ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। यहां से अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। तो इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, ये हो गई। अब देखो ये आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण क्या हो गया, आपतन कोण। ये अभिलंब और ये अपवर्तित किरण, तो इसके मध्य बनने वाला कोण ये क्या हो गया, अपवर्तन कोण। क्या हो गया, ये आपके पास में अपवर्तन कोण R हो गया। ठीक है, ये अपवर्तन कोण हो गया। अब ये एक प्रकाश किरण तो यहां पे आ गई, एक ही प्रकाश किरण गई है। बिंब O से एक प्रकाश किरण बिंदु M पर आपतित होकर जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, सघन माध्यम में जाएगी, तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर आ गई। एक प्रकाश किरण से कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनता है। हमने पहले भी पढ़ी है घटना कि जब दो प्रकाश किरणें एक दूसरे को परावर्तित या अपवर्तित होकर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, तभी वहां पे क्या होगा, प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो एक अन्य प्रकाश किरण ये इस P बिंदु पर उत्तल अपवर्तक पृष्ठ के बिंदु P पर आपतित होती है। यहां पे आपतित हुई, बिंदु P पे क्या होगी, आपतित हो गई। अब प्रकाशीय केंद्र पर जब प्रकाश किरण आपतित होती है तो बिना विचलित हुए क्या हो गई, सीधी निकल जाती है। क्या हो गई, सीधी निकल गई। ठीक है, अब दोनों अपवर्तित किरणें, एक किरण तो ये सीधी निकल गई, एक किरण ये हो गई। दोनों अपवर्तित किरणें यहां पर इस बिंदु पे काटती है। इस बिंदु को I नाम दे दिया मैंने, इस बिंदु क्या नाम दिया, I नाम दे दिया। दो अपवर्तित किरणों का कटान बिंदु I है, जो बिंब O का वास्तविक प्रतिबिंब है। जो क्या आपके पास में वास्तविक प्रतिबिंब, ये तो बिंब है, यहां पे ये क्या आपके पास में बिंब है, और ये यहां पे क्या बन गया, इस बिंदु के ऊपर प्रतिबिंब बन गया।
ये आपके पास में डायग्राम, पूरा डायग्राम समझ में आ गया। वापिस समझ लो इसको, ये डायग्राम को एक बार, कि एक उत्तर अपवर्तक पृष्ठ ए पी बी जो विरल माध्यम का अपवर्तनांक μ1 तथा सघन माध्यम का अपवर्तनांक μ2 को पृथक करता है। दोनों क्या कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है। पी बिंदु प्रकाशी के अंदर, सी वक्रता के अंदर, x और x डैश क्या है, मुख्य x है। उत्तल अपवर्तक पृष्ठ की मुख्य x, x डैश के ऊपर एक बिंदु O है, विरल माध्यम में एक बिंदु O है जहां पे बिंब रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, बिंब रखा हुआ है। बिंब से आने वाली एक प्रकाश किरण उत्तल अपवर्तक पृष्ठ के बिंदु M पर आपतित होकर सघन माध्यम में अविलंब की ओर झुक जाती है, अपवर्तित हो जाती है। O बिंदु से आने वाली एक अन्य प्रकाश किरण P बिंदु पर आपतित होती है तथा बिना विचलित हुए दूसरे माध्यम में चली जाती है। दोनों अपवर्तित किरणों का कटान बिंदु क्या है, I है। दोनों अपवर्तित किरणों का कटान बिंदु क्या है, I है, जो बिंब O का वास्तविक प्रतिबिंब है। जो बिंब O का क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब है, ठीक है। इतनी थ्योरी समझ में आ गई है, ये इसकी थ्योरी है। अब इसको हल करेंगे तो सबसे पहले मैंने मान लिया, माना एम ओ पी को अल्फा कोण दे दिया, अल्फा एंगल, एम आई पी को बीटा एंगल दे दिया, और एम सी पी को गामा एंगल दे दिया। क्या दे दिया, गामा। ये आर है, ये गामा है, ये मैंने गामा एंगल दे दिया। ये बीटा हो गया, ये अल्फा हो गया। इतना समझ में आ गया। एम ओ पी अल्फा, एम आई पी बीटा, एम सी पी गामा, और ये ऊपर वाला आर है अपवर्तन कोण, ये क्या है, आपतन कोण आई है, ठीक है। तो मान लेंगे सबसे पहले, माना कोण एम ओ पी इज इक्वल टू अल्फा, दूसरा एम आई पी इज इक्वल टू बीटा, और तीसरा एम सी पी इज इक्वल टू गामा। इक्वल टू क्या है, गामा। ये समझ में आ गया। अब देखो त्रिभुज लेंगे हम, त्रिभुज एम ओ सी में, त्रिभुज दिखाई दे रहा है, त्रिभुज एम ओ सी में बहिष्कोण से हमने पढ़ा है बहिष्कोण क्या होता है, कि किसी भी त्रिभुज के दो अंतःकोणों का योग उस त्रिभुज के बहिष्कोण के क्या होता है, बराबर होता है। यानी बाह्य, एक बाह्य कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तो देखो आपके पास में त्रिभुज एम ओ सी, एम ओ सी के अंदर देखो अल्फा प्लस गामा दिखाई दे रहा है, ये कोण अल्फा प्लस गामा, ये त्रिभुज है पूरा, किसके बराबर है ये, अल्फा प्लस गामा आई के बराबर है। तो आई बराबर क्या है, अल्फा प्लस गामा, यानी किसी त्रिभुज का एक बहिष्कोण त्रिभुज के दो अंतःकोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो आपके पास में आई इक्वल अल्फा प्लस गामा, इक्वेशन 1 समझ में आ गया। आई इक्वल क्या है, अल्फा प्लस गामा। अब दूसरा त्रिभुज लिया मैंने, त्रिभुज एम आई सी, क्या आ गया क्या इसमें, त्रिभुज एम आई सी में ये आ गया आई इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। अब दूसरा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज एम आई सी में, त्रिभुज एम आई
सी में। एम आई सी के अंदर भी यही कंडीशन कि देखो एम आई सी, ये त्रिभुज आपके पास में एम आई सी, इसमें देखो आर प्लस बीटा, ये त्रिभुज आपके पास में ये और ये, इसमें आर प्लस बीटा किसके बराबर है? गामा के बराबर। तो गामा इक्वल क्या गया? गामा इक्वल क्या गया? आर प्लस बीटा आ गया। लेकिन हमें तो आर का मान निकालना है, तो आर का मान निकालेंगे तो बीटा इधर प्लस का किससे आ जाएगा? माइनस का। तो आर इक्वल क्या आ जाएगा? या फिर आर को यहीं पे रख लो, बीटा इधर लिया तो क्या जाएगा? गामा माइनस बीटा। ये क्वेश्चन आ गई 2। यहां तक समझ में आ गया? ये प्लस का बीटा इधर ले गया, किसका हो गया? माइनस का बीटा। तो गामा माइनस क्या आ गया? बीटा क्या आ जाएगा? आर आ गया। ठीक है। अब आपके पास में स्नेल लॉ से स्नेल लॉ क्या कहता है? साइन आई बटे में साइन आर इक्वल टू क्या है? म्यू 2 बटे में म्यू 1। यही होता है साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू म्यू 2 बटे म्यू 1। क्योंकि पहले माध्यम से दूसरे माध्यम जा रही है, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक म्यू 2 बटे में क्या आ गया? म्यू 1। अब यहां पे देखो, ये जो एंगल है आपके पास में अल्फा बीटा गामा, ये अल्पांश एंगल है। आई कोण भी क्या है? अल्पांश है। आर एंगल भी क्या है? अल्पांश है। तो मैंने मान लिया, यहां पे मान लेंगे साइन थीटा एक अलग कोण है। क्या आपके पास में साइन थीटा एक अलग कोण है? तो यानी साइन थीटा लगभग किसके बराबर है? थीटा के बराबर। जब साइन थीटा एक अलग कोण है तो साइन थीटा थीटा के बराबर, तो साइन आई किसके बराबर हो जाएगा? आई के बराबर। और साइन आर किसके बराबर हो जाएगा? आर के बराबर। तो यहां पे मैंने क्या रख दिया? आई बटे आर इक्वल म्यू 2 बटे में म्यू 1। इनके वज्र गुणा करवा दो। वज्र गुणा करोगे तो क्या गया? म्यू 1 आई बराबर म्यू 2 आर। ये आ जाएगा म्यू 1 की आई से बना के म्यू 1 आई, और ये क्या गया? म्यू 2 आर। इसे समीकरण दे दी मैंने 3। ठीक है। तो समीकरण 3 के अंदर आई और आर की वैल्यू रख देंगे समीकरण 1 और 2 से। तो क्या देगा? म्यू 1 ये आ जाएगा आपके पास में, आई का मान दिया मैंने अल्फा प्लस गामा बराबर म्यू 2, और आर का मान क्या रख दिया मैंने? गामा माइनस बीटा। ये आ गया। इससे समीकरण दे दी मैंने 4। ये समीकरण कितनी आपके पास में? 4 नंबर समीकरण। ठीक है। यहां तक हो गया आपके पास में। अब आपके पास में देखो अलग कोणों के लिए और देंगे आगे। तो इसको देखो, ये यहां तक क्लियर हो गया सारों का। अब आगे हल करेंगे इसको। अब देखो आगे हल करेंगे तो ये इसके अंदर बैंड बहुत कम है, तो ये यहाँ पे मैंने मान लिया एकदम, ये मान लिया मैंने। तो त्रिभुज लिया मैंने, त्रिभुज MOP में मैंने मान लिया त्रिभुज MOP में। MOP में मैंने मान लिया। MOP के अंदर tan अल्फा मान लिया मैंने, tan अल्फा। tan कोण मान लिया मैंने। tan अल्फा बराबर क्या होगा? tan बराबर क्या होता है? tan बराबर आपके पास में होता है लंब बटे आधार। tan बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब क्या है इसका? MP। लंब क्या हो गया इसमें? MP, और आधार क्या है? OP। OP आ गया। ठीक है। अब मैंने मान लिया tan अल्फा एक अलग कोण है। क्या है? अलग कोण है। अलग कोण है तो अल्फा इक्वल क्या आ जाएगा? अल्फा बराबर आ जाएगा MP बटे में OP। ये आ जाएगा। दूसरा मैंने लिया त्रिभुज
एम आई पी में, ये दिखाई दे रहा है, ये भी समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये देखो इसके अंदर बैंड बहुत कम होता है, ठीक है, गोलाई बहुत कम होती है। तो ये एम बिंदु है, एम आई पी में त्रिभुज एम आई पी में, एम आई पी के अंदर बीटा कोण बन रहा है, यहाँ पे एम आई पी के अंदर बीटा कोण है ये, तो क्या देगा tan बीटा, tan बीटा बराबर वही लंब बटे आधार, लंब क्या है एम पी बटे में आधार क्या है पी आई। अब वही चीज कि आपके पास में tan बीटा अलग कोण है, तो इसलिए tan बीटा किसके बराबर हो जाएगा, लगभग बीटा के बराबर, तो बीटा बराबर क्या आ जाएगा, बीटा बराबर आ जाएगा एम पी बटे में पी आई। ये हो गया। अब मैंने तीसरा त्रिभुज ले लिया एम सी पी में, तीसरा त्रिभुज लिया मैंने त्रिभुज एम सी पी में, एम सी पी के अंदर लिया, तो गामा कौन है यहाँ पे, तो tan गामा, tan गामा इक्वल क्या आ जाएगा, tan गामा बराबर आ जाएगा आपके पास में लंब बटे आधार, लंब है एम पी और बटे में आधार पी सी, tan गामा लगभग गामा के बराबर, तो गामा इक्वल क्या आ जाएगा एम पी बटे में पी सी। ये सारी चीज आ गई, अल्फा का मान आ गया, बीटा का मान आ गया और गामा का मान आ गया, ठीक है, ये चीज आ गई आपके पास में यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे कि अल्फा बीटा और गामा का मान है वो समीकरण 4 में रख देंगे, अल्फा गामा गामा बीटा ये है ना यहाँ पे, तो अल्फा यहाँ पे लिखेंगे अल्फा बीटा और गामा का मान समीकरण 4 के अंदर रख देंगे। तो समीकरण 4 में रख दो, ये रहा आपके पास में म्यू 1, अल्फा का मान क्या आपके पास में, अल्फा की वैल्यू है एम पी बटे म्यू पी, एम पी बटे में ओ पी, आगे प्लस है तो प्लस लगा दिया, गामा की वैल्यू क्या आपके पास में, गामा की वैल्यू है एम टी बटे में पी सी, ये आ गया बराबर में म्यू 2, बराबर क्या है म्यू 2, और म्यू 2 की वैल्यू क्या आ गया इसमें, गामा, गामा की वैल्यू क्या है एम पी माइनस एम पी बटे पी सी माइनस बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू रही एम पी बटे में पी आई। ये हो गया, ये सारी चीज आ गई समझ में, यहां तक इतना मैथमेटिकल पूरा समझ में आ गया। यानी अल्फा बीटा और गामा का मान निकाल के मैंने समीकरण 4 के अंदर अल्फा की जगह गामा की जगह, इस गामा की जगह माइनस बीटा की जगह मान रख दिया। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब यहां से एम पी मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, क्योंकि इस साइड में और इस साइड में से एम पी कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लिया मैंने, म्यू 1 एम पी कॉमन लिया, क्या बच गया 1 बटे ओ पी प्लस 1 बटे पी सी बराबर, इधर भी एम पी कॉमन आ रहा है, तो म्यू 2 एम पी कॉमन लिया, क्या बच गया आपके पास में, यहां पे लिख रहा हूं मैं नीचे, ये बराबर में यहां पे लिखा म्यू 2 एम पी, क्या बच गया 1 बटे पी सी माइनस 1 बटे पी आई। एम पी से एम पी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, आपके पास में बच गया यहां पर म्यू 1 1 बटे ओ पी प्लस 1 बटे पी सी बराबर म्यू 2 बच गया, म्यू 2 1 बटे पी सी माइनस 1 बटे पी आई, ये चीज है, ठीक है।
ये चीज लेने के बाद में हम लेते हैं, अब इस डायग्राम को देखेंगे। इस डायग्राम को देखने के बाद में अब हम लेंगे चिन्ह परिपाटी। जो चिन्ह परिपाटी हमने दर्पण के अंदर काम में ली थी, वो ही चिन्ह परिपाटी क्या करेंगे, इसके अंदर काम में लेंगे। यानी अब हम चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करते हैं। चिन्ह परिपाटी डायग्राम के अंदर देखेंगे और डायग्राम को देख के लेंगे हम, यानी इनका ओपी का मान, पीसी का मान, इनका नहीं लेंगे। तो चिन्ह परिपाटी से चिन्ह परिपाटी के अंदर सबसे पहले ओपी की वैल्यू, ओपी दिखाई दे रहा है, ओपी ये बिंब और ये क्या है, प्रकाशी केंद्र। प्रकाशी केंद्र और बिंब के बीच की दूरी क्या होती है, बिंब दूरी होती है, और ये इस साइड में है। मैंने बताया था आपको कि ये ग्राफ होता है, ग्राफ के इस साइड की जो दूरी होती है -x की दूरी होती है वो नेगेटिव ली जाती है, और इस साइड की जो दूरी होती है वो क्या ली जाती है, पॉजिटिव ली जाती है। ऊपर की जो दूरी होती है वो पॉजिटिव और नीचे की जो दूरी होती है वो नेगेटिव ली जाती है। यही ग्राफ होता है। तो OP क्या आपके पास में, बिंब दूरी है। OP क्या है, बिंब दूरी। तो OP जब बिंब दूरी है तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले OP की वैल्यू लें। OP इक्वल टू बिंब दूरी है, क्या है, बिंब दूरी, और बिंब दूरी का मान क्या है, -k/u, क्या है, -k/u। आगे PC क्या है, वक्रता त्रिज्या। ये क्या आ गया इसमें, वक्रता त्रिज्या, क्योंकि प्रकाशी केंद्र व वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या। और ये राइट साइड में देखो, ये यहाँ पे लेंस आ गया इतना, और लेंस से इस साइड में है, इस साइड में है ये, तो ये क्या होगी, प्लस की। पीसी क्या है, वक्रता त्रिज्या है, और वक्रता त्रिज्या क्या है, आर। पीसी आएगा, पीसी आएगी पीआई, पी प्रकाशी केंद्र, आई क्या है, प्रतिबिंब। प्रकाशी केंद्र व प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब दूरी, और प्रतिबिंब दूरी भी किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। और प्रतिबिंब दूरी को किसकी तरह व्यक्त करते हैं, अब ये वैल्यू रखते हैं यहाँ पे इस समीकरण के अंदर। तो यहाँ पे देखो, ये मान रखता हूं मैं μ1 1/OP का मान क्या है, 1/OP का मान -k/u, तो 1/-k/u। आगे प्लस है तो प्लस 1/PC की वैल्यू क्या है, 1/PC की वैल्यू है r, 1/r बराबर है यहाँ पे, तो बराबर लगा दिया। μ2 1/PC की वैल्यू क्या है, r, तो ये r लगा दिया, 1/r माइनस 1/PI की वैल्यू क्या है, v, ये रख दिया। अब इसको हल करेंगे, u1 की ऊपर मल्टीप्लाई करा दो, क्या आ जाएगा, μ1 माइनस का, क्योंकि अंदर माइनस है, और बटे में क्या आ गया, u आ गया, μ1 बटे में क्या आ जाएगा, r, तो प्लस का क्या आ जाएगा, μ1 बटे में r बराबर μ2 की 1 से मल्टीप्लाई की तो μ2 बटे में r, और माइनस क्या आ जाएगा, μ2 की 1 से होगी तो μ2 बटे में v, ये आ जाएगा। अब μ2 माइनस के μ2 बटे v को तो इधर ले आओ, और ये माइनस का μ1 बटे u, इसको यानी इसको इधर ले जाओ, तो क्या करेंगे, आपके पास में माइनस का μ2 बटे में v है, ये माइनस का इधर ले गया, x का हो गया ये प्लस का, तो क्या आ जाएगा, μ2 बटे में v, ये क्या माइनस का μ1 बटे में u, ये आ गया। यानी आर वाले पदों को मैंने नहीं हटाया, मैंने सिर्फ क्या किया, माइनस के μ2 बटे v, माइनस का इसको लिया, क्या आ गया, प्लस का, और ये माइनस का μ2 बटे में u है, तो ये माइनस का μ1 बटे में क्या आ गया, u आ गया, बराबर में क्या, μ2 बटे में r, ये तो यहीं पे था, और ये प्लस का μ1 बटे में r इधर किसका हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस का क्या आ जाएगा, μ1 बटे में r। अब देखो यहाँ पे ये चीज आ गई। अब देखो इधर आ गया इसमें μ2 बटे में v माइनस μ1 बटे में u बराबर, इधर से क्या आ रहा है, 1/r कॉमन आ रहा है, तो मैंने क्या कर दिया, इसको लिख दिया μ2 माइनस μ1 बटे में क्या कर दिया, r कर दिया, ये μ1 बटे में क्या आ गया, r, ये चीज आ गई, ये फॉर्मूला आ गया।
μ2 माइनस μ1 बटे में r, ये देखो यहाँ से r कॉमन आ रहा है तो r लघुत्तम ले लिया मैंने, μ2 माइनस μ1 बटे में क्या गया r इक्वल क्या गया μ2 बटे में v माइनस μ1 बटे में u। ये फॉर्मूला आपके पास में। तो ये उत्तल अपवर्तक पृष्ठ का क्या है, सूत्र है। तो इस तरीके से हम गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के अंदर फर्स्ट है वो उत्तल अपवर्तक पृष्ठ है। उत्तल अपवर्तक पृष्ठ का सबसे पहले डायग्राम, इस डायग्राम के बाद में हम अल्फा बीटा और गामा कोण मान लेते हैं। अल्फा बीटा गामा कोण मानने के बाद में हम बहिष्कोणों के दो त्रिभुज लिए मैंने, एम ओ पी और दूसरा एम आई पी। दो त्रिभुजों में बहिष्कोणों के लिए आई व आर का मान लिया और स्नेल के नियम लगाकर मैंने इनको ज्ञात किया। और इस तरीके से दो माध्यमों को पृथक करने वाले μ2 और μ1 है, दो माध्यम है इसके अंदर। दो माध्यमों के अंदर आपके पास में प्रतिबिंब दूरी, बिंब दूरी और वक्रता त्रिज्या, इन तीनों के क्या गए, संबंध आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से हम उत्तल अपवर्तक पृष्ठ के सूत्र का सत्यापन करते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर उत्तल अपवर्तक पृष्ठ के बारे में, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे अवतल अपवर्तक पृष्ठ के बारे में। थैंक्स।